गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक नया वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आपका दोस्त पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे कि सब्जेक्टिव मैटर के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैं उनका रिक्वेस्ट को सम्मान देते हुए मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि माइंड मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। मैं जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था तो उस टाइम में जो ऑथर या जिस बुक को मैं रेफ़र कर रहा था, उनसे जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग बैठा इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो सब अंडरस्टैंडिंग को आपके पास पहुंचाने के लिए ये एक प्रयास ही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास में मैं ज़रूर सफल रहूंगा। आप भी अपना वैल्यूएबल कमेंट को कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास पहुंचाइए, ताकि आगे से वीडियो बनाने के टाइम ये मेरे को प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, एक ही पार्ट में कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है माइंड मैनेजमेंट को, तो मैं डिफरेंट पार्ट्स में इसको कंप्लीट करूँगा। आप हर पार्ट्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो चालू करेंगे, और चालू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर कुछ गलती हो जाए तो आप ज़रूर मेरे को माफ़ करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द act of getting people together to accomplish desired goal and objectives using available resources efficiently and effectively। मैनेजमेंट क्या है कि जो भी वर्कमैन हमारे पास अवेलेबल है उनको इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब नहीं कि गैदरिंग करना, उसका मीनिंग वही नहीं है कि मतलब सबका जो भी रोल है उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, वो रोल को जैसे वो लोग निभाएं, उनको मोटिवेट करना, और जो अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करेंगे, ताकि हमारा जो डिजायर्ड गोल है उसको हम लोग इकट्ठा अचीव कर सकें। वो जो कला है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये है डेफिनेशन मैनेजमेंट का। इस टाइप का बहुत सारा डेफिनेशन आपका दूसरा किताब में भी मिलेगा, लेकिन सबका मोटा मोटी मीनिंग यही है कि डिजायर्ड गोल को कलेक्टिवली हम लोग अचीव करें, अवेलेबल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करके। ये है मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग को ये डेफिनेशन को याद तो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसका मीनिंग को भी समझना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए यही डेफिनेशन ना आके एग्जाम में दूसरा भी डेफिनेशन आए, लेकिन उसका मीनिंग इसी को ही इंडिकेट कर रहा होगा। जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप उसको समझ जाएंगे तो याद करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जब वो सेंटेंस को पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट। मतलब बहुत कम एफर्ट करके, बहुत कम चेष्टा करके हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है मैनेजमेंट से। दूसरा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो फैक्टर्स है वो सबको हम एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे और बढ़ा भी पाएंगे। तो फैक्टर्स क्या क्या रहता है? बहुत सारा फैक्टर्स है। जैसे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में क्या फैक्टर है? जैसे पाउडर फैक्टर हो गया, चार्जिंग फैक्टर हो गया, कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग हो गया, ये सब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का फैक्टर है। मेंटेनेंस में अवेलेबिलिटी इंडेक्स, मेंटेनेंस इंडेक्स, और क्या है उनका MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ऐसे प्रोडक्शन में PI, परफॉर्मेंस इंडेक्स, यूटिलाइजेशन फैक्टर, TPH, टन पर आवर, ये सब होता है फैक्टर प्रोडक्शन का। तो हम लोग अगर इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट करेंगे तो ये फैक्टर को भी हम लोग अचीव कर पाएंगे, प्लस बढ़ा भी पाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट करने का। तो तीसरा क्या है? मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। मतलब बहुत एम्प्लॉयर भी प्रॉस्पर करेगा और एम्प्लॉय भी प्रॉस्पर करेगा अगर हम लोग इफेक्टिवली मैनेजमेंट करें वर्क प्लेस में। लास्ट है डेवलपिंग टीम स्पिरिट। जब हम लोग इफेक्टिवली मैनेजमेंट करके हमारा टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो टीम स्पिरिट भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट है 25 लाख टन
मंथली सॉरी एनुअली मान लीजिए एग्जाम्पल के तरफ से, और हम लोग उसको अचीव कर लिए, 25 से हम लोग 28 कर लिए, तो हमको क्या हुआ, रिवार्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, एक टीम स्पिरिट भी बरकरार रहेगा कि हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली मैनेज हो रहे हैं, रिलेशनशिप बढ़ेगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। तो अच्छा मैनेजमेंट करने से बहुत सारा फायदा मिलता है जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग अभी अब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या डिस्कस कर लिए। तो अगर हम लोग सिर्फ याद नहीं करके इसको कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आंसर भी उस टाइप का दे सकते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैसा इवोल्यूशन हुआ, मतलब पहला क्या था, फिर क्या कॉन्सेप्ट आया, इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था बिहेवियरल मैनेजमेंट, ये सबसे पुराना। बिहेवियरल मैनेजमेंट क्या है, इन दिस केस मैनेजर रिएक्ट्स विथ ऑल पर्सन टू गिव देम डायरेक्शन एंड टेक ए फीडबैक इट कॉरेस्पॉन्डेंस टू द अफेक्शन एंड अफिलेशन नीड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहेवियरल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है वो उसका वर्कमैन का बिहेवियर, वर्कमैन के साथ अच्छा बिहेवियर करके उसका जो इंटेंशन रहता है वो फुलफिल कर पाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैनेजर हमको पूछ रहा है, मतलब कैसा है, आप कैसे हैं, क्या दिक्कत आ रहा है काम में, आपका फैमिली कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम लोग से वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है, बिहेवियर ही अच्छा कर रहा है, तो मतलब क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाता है वर्कमैन और मैनेजर के बीच में। और क्या होता है कि जब उसका कुछ ज़रूरत पड़ता है, कुछ काम वो हमको सौंपता है, तो उस टाइम में हमको अंदर से दिल से ही काम करने के लिए मन होता है। अब जो चीज़ हम लोग दिल से करते हैं उस टाइम में हमारा एफिशिएंसी भी दिखता है उस काम में। तो ये है बिहेवियरल मैनेजमेंट। इस चीज़ में मतलब सिर्फ अच्छा रिलेशनशिप बनाने से उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है काम में। और इसका दो थ्योरी है, एक थ्योरी एक्स, एक थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू एक थ्योरी एक्स द assumption of theory X, the average worker is lazy, dislikes works, and will try to do as little as possible. Such workers have ambition to avoid responsibility. To upkeep performance of such workers, the manager must supervise them closely and control their behavior by means of the carrot and stick, मतलब रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरी एक्स का अजम्पशन ये बोलता है कि जो एवरेज कैटेगरी का वर्कर रहते हैं, तीन कैटेगरी के बारे में बात करता है बिहेवियरल थ्योरी में। एक होता है टॉप परफॉर्मर जो अच्छा काम करते हैं, एक एवरेज वर्कर, तीसरा है एनडी कैटेगरी वाले। एनडी मतलब नीड टू डेवलप कैटेगरी जो रहते हैं, मतलब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पोर रहता है। तो जो एवरेज कैटेगरी ऑफ वर्कर रहते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, मतलब आलसी होते हैं। डिसलाइक्स वर्क, वो लोग काम करने के लिए पसंद नहीं करते, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि करना पड़ता है, और हमेशा कोशिश करते हैं कैसे टाइम पार हो जाए। मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी शिफ्ट है, तो कैसे कैसे टाइम पार हो जाए, शिफ्ट खत्म हो जाए, जितना प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्शन या जो भी उनका काम होगा हुआ, नहीं हुआ उनसे उनका कुछ मतलब नहीं। वो लोग एक प्रेशर, मेंटली प्रेशर में काम करते हैं वो लोग। तो ये थ्योरी बोल रहा है कि उस केस में जो मैनेजर होता है वो कैसे मैनेज करता है इस सिचुएशन को, बाय कैरट एंड स्टिक मेथड। कैरट एंड स्टिक मतलब एक प्रिंसिपल है जिसका मीनिंग है कि जब वो अच्छा काम करेगा वो आदमी जब थोड़ा सा भी अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड दे देंगे ताकि उसका मोटिवेशन हाई लेवल पे रहे, उसको मन होगा काम करने के लिए। और जब कुछ नेग्लिजेंस करेगा ड्यूटी में तो उस टाइम में पनिशमेंट देंगे। और थियोरी वाई क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ थियोरी वाई, सच वर्कर्स आर नॉट इनहेरेंटली लेजी। मतलब वो ऐसे, मतलब वास्तविक रूप से वो लोग लेजी नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसे देखा, हम लोग भी देखते हैं कि मान लीजिए काम में कोई दो नंबरी कर रहा है, मतलब काम ठीक से ढंग से नहीं कर रहा है, लेकिन जो वो पर्सनली कुछ काम करता है, मतलब घर में हो या बाहर में काम करता है, उस टाइम में बहुत अच्छा काम करता है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के काम करता है। लेकिन हमारा माइनिंग में जो वर्क प्लेस में जब काम करता है तो उस टाइम में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। तो इसका कारण क्या है, इसका मतलब है कि जो काम उसको सौंपा गया है वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, मतलब उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी काम उसको नहीं दिया गया है, दूसरा चीज़ दिया गया है जिसमें कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उस टाइम में उसका मोटिवेशन लो रहता है, वो जब भी काम करता है
तो वो सिर्फ एज ए पनिशमेंट के हिसाब से काम करता है, ये मेरा काम नहीं है। मान लीजिए एक अच्छा ब्लास्टर है, मतलब जिसको कि थोड़ा ब्लास्टिंग में इंटरेस्ट है, वो सीनियर आदमी है, उसको इंटरेस्ट है ब्लास्टिंग में, लेकिन उसको ऑफिस में MIS का काम दे दिए हैं, मतलब रिटर्न विटर्न भेजना, प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना, ये सब काम दिए हैं। उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है, वो काम नहीं है, तो उस काम में वो तो मना नहीं कर सकता क्योंकि नौकरी कर रहा है, लेकिन उससे एफिशिएंटली वो काम नहीं होगा, सिर्फ काम चलाऊ टाइप का काम होगा, और उसका जो इनोवेटिव आइडिया वो इसमें नहीं लगाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब ठीक से नहीं हुआ। ये होता है थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट कि इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है उस आदमी को काम। तो मैनेजर इस केस में कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं, बिहेवियर, उस आदमी का बिहेवियर कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं। जैसे थियरी एक्स में था कि कैरट एंड पनिशमेंट वाला मेथड इसमें यूज करने का ज़रूरत नहीं। इसको सिंपली उसका जॉब प्रोफाइल चेंज कर देना है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के, उसको एनालिसिस करके, उसको जिस काम में इंटरेस्ट है उस काम उसको सौंप देंगे तो वो फिर अच्छा रिजल्ट देगा। इसका मतलब बिहेवियर थियोरी भी ढंग से काम करता है। ऐसा नहीं कि बिहेवियर थ्योरी पुराना हो गया, ये सब आजकल का ज़माने में काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। उसका है, हाँ ये बात सही है कि हम लोग बिहेवियर थ्योरी के ऊपर काम करने से आजकल का ज़माने में ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर चुका है, वो ये पुराना स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन कभी कभी इसका भी ज़रूरत पड़ता है, जो कि थ्योरी वाई बोलता है कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो लेजी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ये तो हैगा, ये तो था फास्ट वाला। सेकंड थ्योरी है, सेकंड मैनेजमेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि बिहेवियरल मैनेजमेंट का बाद वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि as the organization become larger it was not possible to make behavioral management। behavioral management में हम लोग अभी मैनेज नहीं कर सकते हैं वर्क प्लेस को, इसीलिए क्या करना पड़ता है कि इन दिस केस टूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वेर यूटिलाइज्ड एंड मैनेजमेंट वाज डन। इस केस में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टूल्स का उपयोग होता है। क्या होता है, जैसे टाइम स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, वर्क स्टडी हो गया। मान लीजिए कि एक शिफ्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं निकल रहा है, जितना टारगेट होना चाहिए, प्रोडक्शन अचीव होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो बिहेवियरल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में ऑपरेटर लोगों को बुलाते, उन लोगों को थोड़ा बातचीत करते, अच्छा रिलेशन बनाने को कोशिश करते ताकि वो लोग मोटिवेट होकर काम करें। वो हो गया बिहेवियरल मैनेजमेंट। लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, टाइम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली क्या डंपर आइडियल तो नहीं हो रहा है, सोबेल तो आइडियल नहीं हो रहा है, या फिर जितना मटेरियल मिलना चाहिए सोबेल को फीडिंग करने में उतना सफिशिएंट तो है उस एरिया में। ये हो गया सब वर्क स्टडी, ये सब करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हो गया क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल क्वांटिटी को एनालिसिस करते हैं, और हम लोग हेल्प लेते हैं कि ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, इस टाइप का ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कि जैसे अभी केस हम लोग एग्जांपल के तरफ तौर से डिस्कस किए कि प्रोडक्शन एक शिफ्ट में ठीक ठाक हो रहा है, दूसरा शिफ्ट में अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे कि उस ट्रेंड कैसा चल रहा है। एक शिफ्ट का अच्छा ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छा ट्रेंड चल रहा होगा, दूसरा शिफ्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये ग्राफ को लेके ऑपरेटर्स लोग को दिखाएंगे कि देखो तुम दूसरा शिफ्ट में कितना अच्छा ट्रेंड चल रहा है, उनका धीरे धीरे प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है, लेकिन आपका शिफ्ट में कम हो रहा है। मशीन तो वही है, माइंस तो वही है, मटेरियल तो वही है, तो आपका शिफ्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जब डिस्कस करेंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा कि पर्टिकुलरली किस रीजन के लिए ये सब हो रहा है। ये सब हो गया क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। और इसमें PERT पॉट और CPM भी यूज होता है। PERT का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और CPM का है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो PERT कब यूज होता है, PERT यूज होता है जब नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का केस में ये PERT यूज होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन में जब ओपनिंग ऑफ ए माइन, जब कब माइन शुरू होता है वो वन टाइम जब होता है, मतलब जो भी आपको प्लानिंग करना पड़ता है, कहाँ पे क्रशर बैठाऊंगा, कहाँ पे बिल्डिंग होगा, कितना स्टैट्यूटरी पर्सन रखूँगा, कितना मशीनरी कौन सा साइज का रखूँगा, तो उस टाइम में जो आपका एनालिसिस होगा वो वन टाइम होगा, और उसका रिजल्ट आपको
मिलता जाएगा। तो उस टाइम में जो चीज़ का हमको मैनेजमेंट करने का ज़रूरत है, उस टाइम में हम लोग PERT मतलब पॉट को यूज करेंगे। और CPM क्या होता है? CPM यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग जॉब में, जो कि रिपीटेटिव इन नेचर। रिपीटेटिव मतलब बार बार वही, जैसे मान लीजिए जो एग्जांपल मैं दिया कि हर शिफ्ट तो चेंज होता है लेकिन काम चेंज नहीं होता है। वही लोडिंग होगा, वही ट्रांसपोर्टेशन होगा, वही क्रशिंग होगा, वही वैगन लोडिंग होगा, वही क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, क्वालिटी असेसमेंट होगा। वो क्या, रिपीटेटिव इन नेचर। इस केस में CPM का यूज होता है, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो हम लोग प्लान करेंगे, जैसे बरसात के सीजन में हमको पता है कि बरसात के सीजन में हमारा प्रोडक्शन कम होगा ही होगा, और ऑबी रिमूवल भी कम होगा ही होगा। तो उस केस के लिए हमको पहले से ही स्टॉक पाइल बना के रखना पड़ेगा। ये सब हो गया CPM मेथड। नेक्स्ट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट क्या है? समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स कम इन द वे दैट वी हैव टू थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव्स टू मैनेज द कंडीशन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि उस टाइम में उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमको कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वो मैनेजमेंट, वो सिचुएशन को मैनेज हम लोग नहीं कर सकते। उस चीज़ को बोलते हैं कंटीजेंसी मैनेजमेंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बहुत मोटा आदमी है, उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया कि उसको उसका जो मोटापन को कम करने के लिए उसको पूरा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। चावल, दाल, सब्जी ये सब पूरा अवॉइड करेगा, सिर्फ रोटी खाएगा और कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स खाएगा और उसका बॉयल्ड वेजिटेबल खाएगा। ये सब प्रेस्क्राइब किए हैं। तो वो आदमी भी अपना मन ठान लिया, मतलब कमिटमेंट कर लिया कि आज से मैं चावल नहीं खाऊंगा और सिर्फ रोटी खाऊंगा। ये मान लीजिए उसका कमिटमेंट हो गया। और उस टाइम में उसको कहीं बाहर जाना पड़ा और वहाँ पे रोटी ही नहीं मिल रहा है, लंच हो डिनर हो सिर्फ चावल ही मिल रहा है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि उसके पास जो सॉल्यूशन था उस केस में, वो उसमें काम नहीं करेगा कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। तो उस सॉल्यूशन का तो कुछ मीनिंग ही नहीं रहा, क्योंकि उस सॉल्यूशन तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में कुछ अल्टरनेटिव उसको सोचना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मतलब इधर फ्रूट्स कुछ खरीद लूँ मार्केट से और उससे खा के चला लूँ, या फिर मान लूँ कि मेरा आज फास्टिंग है, मैं नहीं खाऊंगा। उस चीज़ को माइंड दिमाग के रख के मैं सिचुएशन को कंट्रोल में लाऊं, कुछ फ्रूट्स खा लूँगा या फिर फास्टिंग मान लूँगा। मतलब ये अल्टरनेटिव एक उपाय उसको यूज करना पड़ेगा, तब तो जाके वो सिचुएशन को वो हैंडल कर पाएगा। अगर वो फिर वही बोलेगा नहीं मेरे को बोला है डॉक्टर रोटी खाने के लिए तो मैं रोटी ही ढूंढूंगा, तो फिर वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। उस वैसे यहाँ मिल ही नहीं रहा है तो उसमें क्या करेंगे? तो कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स कम इन द वे दैट वी हैव टू थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव्स टू मैनेज द कंडीशन। तो इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तीनों मैनेजमेंट अभी तक हम लोग पढ़ाई किए हैं, इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हो गया बिहेवियरल मैनेजमेंट, सेकंड हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, अभी और एक क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पढ़े, अभी चौथा ये पढ़ रहे हैं कंटीजेंसी मैनेजमेंट। तो ये है अभी तक का 4 मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, मतलब अभी तक वो चल रहा है और उसको वर्ल्ड वाइड उसका एक्सेप्टेंस मिला है। वो हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो कि ये जो चारों अभी अब जब जितना डिस्कस किए हैं ये यूज होता है बहुत कम, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? ऑल पॉसिबल ब्रेन वर्क शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस एंड लोकेटेड इन प्लानिंग डिपार्टमेंट। पहला प्रिंसिपल ये है कि जब हम लोग फील्ड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उस टाइम में हमको कोई ब्रेन वर्क नहीं करेंगे, मतलब कोई डिस्कशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं। सिर्फ हम लोग को हमारा परफॉर्मेंस देना है। जो भी प्लानिंग करना है, जो ब्रेन वर्क करना है, सब प्लानिंग स्टेज में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में कर लेंगे। जब काम को आएंगे उस टाइम में कोई प्लानिंग नहीं। कभी कभी क्या होता है कि काम करने के लिए चले आते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कभी क्या करना है, तो उसमें क्या टाइम लॉस होता है, हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारा एफिशिएंसी घट जाता है। तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल। दूसरा है फंक्शनल मैनेजमेंट शुड कंसिस्ट इन सो डिवाइडिंग द वर्क दैट ईच मैन शैल हैव फ्यू टू परफॉर्म आज पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में काम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि हर आदमी का
पास इतना काम होना चाहिए, इतना मिनिमम काम रहना चाहिए कि उस स्पेसिफिक काम उसको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है। अगर मैं इस काम को अच्छे ढंग से कर लूँ तो बाकी चीज़ के ऊपर मेरा सोचना काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जिसका काम है वो कर लेगा और हमको कलेक्टिवली डिजायर्ड गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। नहीं तो क्या होता है कि एक आदमी कर रहा है, ऐसे करने से उसका एफिशिएंसी तो घटेगा घटेगा, दूसरा आदमी कुछ उसमें एडिशन नहीं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, तो हमारा डिजायर्ड गोल अचीव नहीं हो रहा है। तो जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जब का नहीं होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल वही बोलता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर टू मैनेजमेंट थॉट। एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट थॉट है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर का हिसाब से माने जाते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ही सजेस्टेड 4 प्रिंसिपल टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन द वर्क प्लेस। उन्होंने 4 प्रिंसिपल को सजेस्ट किए हैं जो जिसको मानने से हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं वर्क प्लेस में। क्या? पहला है डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस, रिप्लेस वर्किंग बाय रूल ऑफ थंब एंड यूज द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी वर्क एंड डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ रूल ऑफ थंब से चलने से नहीं चलेगा। मतलब क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर काम सदियों से चलते आता है और उसी को हम लोग फॉलो करते रहते हैं। ऐसे तो होता है, इसका काम, इस काम तो इस टाइप का ही होता है, और लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव वे है जिसको कि करने से हम लोग और एफिशिएंटली और प्रोडक्टिव वे में भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं, हम रूल ऑफ थंब के हिसाब से चलते हैं। नहीं, ये काम तो ऐसा ही होता है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि वहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, उसका अल्टरनेटिव भी एनालिसिस करना है कि उसका जितना भी अल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग वर्क है उससे क्या इससे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है और एफिशिएंटली काम हो सकता है। हमको सोचना चाहिए और जो बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क है उसको ही हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कर। rather than simply assign worker to just do any job, match worker to their job based on capabilities and motivation to work at maximum efficiency। जब भी हम किसी काम के लिए कुछ वर्कर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका कैपेबिलिटी एंड उसका मोटिवेशन, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हिसाब से चुन के ही उस आदमी को चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम बेस्ड में जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ नाम के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी को उस टाइम में नहीं देखते। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कंपनी में एक ट्रेनिंग का ये आया, सर्कुलर आया कि आईएसओ ऑडिटर का ट्रेनिंग है। तो उसमें किसको भेजे कंपनी का मैनेजर कि एक आदमी जो कि और 6 महीना बाद रिटायर्ड होने वाला है। तो क्योंकि वो सीनियर आदमी है। लेकिन देखिए, अगर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कौन लेता है कि वो आने के बाद उसका इम्प्लीमेंट करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा ऐसो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो जो आदमी 6 महीने बाद रिटायर्ड ही हो जाएगा, वो ट्रेनिंग लेके उसको क्या फ़ायदा। इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्कर सही ढंग से नहीं हुआ। ये मैं एक एग्जांपल तरफ से दे रहा हूँ। इसका मतलब कि कोई भी आदमी जब सिलेक्ट हो रहा है, कुछ काम के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका कैपेबिलिटी भी देखना चाहिए कि वो उतना कैपेबल है कि नहीं इस काम के लिए। और कैपेबल नहीं होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा, सही ढंग से मिलेगा नहीं। और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी वो नहीं है। मान लीजिए कि मैकेनिकल मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है, कुछ काम है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल आदमी को भेज रहे हैं, तो उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा क्या? उसको भेज के सिर्फ नाम ही उसका रहेगा कि ये आदमी अटेंड किया। या फिर मान लीजिए कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कुछ हेल्पर को भेज रहे हैं, वो बड़ा मेंटेनेंस कैसे, मैकेनिकल इंजीनियर जाना चाहिए। उस टाइप का सिलेक्शन ऑफ वर्कर साइंटिफिक वे में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है देयर साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। जो आदमी को जो चीज़ का सही में ज़रूरत है उसको हम लोग कैसे असेस करेंगे? पहले उसका परफॉर्मेंस को हम लोग देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जिस चीज़ में उसका कमी है उसी रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको हम लोग नॉमिनेट करेंगे, ताकि उसका रिजल्ट भी दिखेगा काम में। और सिर्फ नाम देने के लिए अगर ट्रेनिंग देंगे और वो जाके सिर्फ साइन मार के आ जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। नेक्स्ट है इंटीमेट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड देयर वर्कमैन। इसका मतलब क्या हुआ?
allocate the work between the manager and worker so that the manager spend most of his time in planning, budgeting, training, etc., allowing the workers to perform their task efficiently. मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि वर्कर लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उस काम को ऐसे निभाएं कि मैनेजर का इंटरफेयर का ज़रूरत ही ना पड़े। अगर बार बार वो सुपरवाइज करने के लिए उस काम के लिए जाएगा जो मैनेजर होगा, वो मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर उसी लेवल के मैं बोल रहा हूँ, मैनेजर मतलब माइंस मैनेजर ऐसा मत सोचिए। तो फिर वो जो अपना एक्चुअल काम में दिमाग लगाना चाहिए, प्लानिंग हो गया, बजटिंग हो गया, ट्रेनिंग किसको देना है, उस काम के लिए उसका पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो वो एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जॉब डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वाइटल प्लेज वाइटल रोल इन मैनेजमेंट। जॉब डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही ढंग से हो जाएगा, मान लीजिए आपका सर दर्द का 80% सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, तो इसीलिए बार बार साइंटिफिक मैनेजमेंट उसके ऊपर फोकस कर रहा है कि बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क और जॉब। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस। रेस्ट पार्ट को हम दूसरा वीडियो में करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन जो कि जितना कि हम लोग पढ़े हैं। यूज ऑफ पॉट एंड सीपीएम इज ए पार्ट ऑफ पॉट। जो पीईआरटी और सीपीएम किसका पार्ट है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि पीईआरटी और सीपीएम हम लोग यूज करते हैं किस में? क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स comes in the way that we have to think of some alternatives and manage the condition. This is called dash. कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसका जो अवेलेबल सॉल्यूशन हमारे पास रहता है उससे समाधान नहीं होने वाला है, कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक, कॉन्टीजेंसी, क्वांटिटेटिव, नॉन ऑफ दिस। इसको कौन सा मैनेजमेंट बोला जाता है? अभी हम लोग डिस्कस किए, उसको कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीएम स्टैंड्स पर, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल प्लानिंग मेथड, कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों ये भी अभी डिस्कस किए, पीईआरटी और सीपीएम का फुल फॉर्म। तो सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, जो कि क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट में यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी स्टेट्स दैट द एवरेज एम्प्लॉई इज लेजी एंड विल ट्राई टू डू एज लिटिल एज पॉसिबल। कौन सा थ्योरी ये बोलता है कि जो एवरेज एम्प्लॉय होता है वो लेजी रहता है और हमेशा कोशिश करता है कि जितना कम हो सके उतना मैं काम करूं? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, नॉन ऑफ दिच। ये चीज़ भी हम लोग अभी डिस्कस किए बिहेवियरल मैनेजमेंट में। थ्योरी एक्स इज द राइट आंसर। थ्योरी एक्स यही बोलता है, जबकि इसका उल्टा बोलता है थ्योरी वाई। पीईआरटी स्टैंड्स फॉर डैश। पीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रेटिंग टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रेटिंग टेक्निक, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। दोस्तों हम लोग जैसे डिस्कस किए फास्ट बिहेवियर मैनेजमेंट, फिर तो इसका सही आंसर फाइनेंस मैनेजमेंट। ओके, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड वर्क स्टडी आर टाइप ऑफ डैश। ये जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, ये सब किसका पार्ट है? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट का ये पार्ट है, जो कि ऑप्शन डी में है। ओके दोस्तों, तो जितना हम लोग पढ़ाई किए उसके रिलेटेड मैं कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन अभी डाला था, ताकि आपको समझ में आएगी कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें से। और इसका जो रेस्ट पार्ट मैं आने वाला वीडियो में ज़रूर डालूँगा। और आप लोग इसका सीरीज जो कंटिन्यूएशन में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम में पहुँचे। तो थैंक यू।